नमस्कार दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटी पर हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों आप देखेंगे कि हमने इस पर 2 क्लासेस ऑलरेडी देख लिया है जो कि रिलेटेड है आपके बेसिक से संबंधित थी पॉलिटी की क्लास। प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में ये देखने का प्रयास किया था कि राज्य क्या है और राज्य की परिभाषा को समझने का प्रयत्न किया था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट और व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द स्टेट। राज्य क्या है और राज्य के अंग क्या हैं, इसको हमने देखने का प्रयास किया था। अब प्यारे दोस्तों, कल मैंने ये भी बताया था कि राज्य भारत किस तरह भारत को आप राज्य कह सकते हो, क्योंकि किसी भी आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य होने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो आपका जो भी कोई स्टेट होगा, स्टेट जो होता है ये इसके जो कंपोनेंट हैं, तो प्यारे दोस्तों इसके कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। तो पहला क्या है, आपका डिफाइन एरिया होता है, दूसरा पॉपुलेशन होता है, तीसरा गवर्नमेंट होता है और चौथा आपका जो होता है वो होता है सोवरेनिटी। कल हमने सोवरेनिटी के बारे में भी देखा था। तो प्यारे दोस्तों अब बात ये करते हैं, और 5वीं बात मैंने एक और बताया था कि इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर आपको कह सकते हैं, ये इसका अंग तो नहीं है लेकिन ये भी एक नेसेसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन या एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो राज्य तो बन गया लेकिन राज्य को अगर किसी ने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी तो कोई मतलब नहीं है, तो एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इन तत्वों के आधार पर अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, हम इस पर बात करते हैं कि क्या यूनाइटेड किंगडम एक राज्य है। तो प्यारे दोस्तों हम भारत के साथ उसकी तुलना करते हैं, भारत के साथ उसकी तुलना करते हैं, दैट इज इंडिया। क्लियर? दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। प्यारे दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के पास क्या है, डिफाइन एरिया है उसका, बिल्कुल है। दूसरा, उसके पास भी अपनी पॉपुलेशन है, बिल्कुल है। उसके पास गवर्नमेंट भी है प्यारे दोस्तों, और उसके पास सोवरेनिटी भी है। तो कहेंगे कि राज्य ही हो गया ना, फिर इसको आप किंगडम क्यों कह रहे हैं। अभी देखते हैं प्यारे दोस्तों। और इंडिया की बात करें तो डिफाइन एरिया है इसके पास, पॉपुलेशन है इसके पास, सरकार है इसके पास, और इसके पास सोवरेनिटी भी है। तो आप बोलेंगे कि आप भारत को राज्य बोल रहे हैं लेकिन ये तो दोनों ही सेम ही हो गया। तो प्यारे दोस्तों सेम नहीं है। अभी हम बात करते हैं राज्य। हम वास्तविक अर्थों में उस व्यवस्था को कहते हैं जहां पर प्यारे दोस्तों संप्रभुता जो होती है वो जनता के हाथों में होती है, यानी कि जनता के हाथों में होती है। संप्रभुता किसके हाथों में हो? जनता के हाथों में, जनता के हाथों में। और प्यारे दोस्तों जो जनता है वही देश के प्रमुख को भी चुनता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जनता के अंदर संप्रभुता का मतलब क्या हुआ, इसको आप बोलेंगे जब संप्रभुता अर्थात निर्णय लेने की सत्ता जनता के पास हो, तो प्यारे दोस्तों उस व्यवस्था को हम, उस संप्रभुता को क्या बोलते हैं? पॉपुलर सोवरेनिटी, अर्थात लोकप्रिय संप्रभुता। इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? जब संप्रभुता जनता मतलब हो गया आपका पीपल, इंक्लूड्स व्हेन सोवरेनिटी इंक्लूड्स इन द पीपल ऑफ ए नेशन, ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए स्टेट, देन इट कॉल्ड पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी अर्थात लोकप्रिय
लोकप्रिय संप्रभुता। इसको क्या बोलेंगे? लोकप्रिय संप्रभुता। तो प्यारे दोस्तों, ये जो संप्रभुता है क्या ये भारत में है? तो प्यारे दोस्तों, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो संप्रभुता है वो किस में पाई जाती है? भारत की जनता में। आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे? अभी हम यूके पर आएंगे प्यारे दोस्तों। इसको समझने से पहले मैं इसको पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि इंडिया जो है उसमें क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी है। पॉपुलर सोवरेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर ये करती है, जनता में निहित है, तो हमको भारत को कहेंगे कि सही अर्थों में भारत एक राज्य है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कॉन्सेप्ट, भारत एक राज्य है। भारत इस पर खरा उतरता है। तो देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, इसको प्रूव करता है हमारी दो चीजें। कि क्या चीज सिद्ध करती है? भारत एक, यानी कि प्रूव क्या करता है? प्रूव करती हैं दो चीजें, नंबर 1 एंड नंबर 2। दो चीजें हमको ये प्रूव करती हैं कि भारत एक पॉपुलर सोवरेनिटी वाला देश है और भारत में लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, देख लेते हैं कैसे। पहली बात तो आप देखेंगे, preamble of the constitution start with the word we the people of India. Our preamble start with we the people ऑफ इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर अंतिम शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारी प्रस्तावना क्या बोलती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए वगैरह वगैरह। होता है नहीं होता? तो प्यारे दोस्तों, आप ये कह सकते हो किसको दिखाता है कि इंडिया इज ए पॉपुलर सोवरेनिटी, हैव ए पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है। दूसरी बात क्या है? तो अंतिम सत्ता किसके पास पाई जाती है? भारत, यानी कि राज्य के अंदर जो संप्रभुता है वो किसमें होनी चाहिए? जनता में। दूसरी बात क्या है दोस्तों? हमारे यहां पर हेड ऑफ स्टेट जो होता है, राज्य का प्रमुख, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हेड ऑफ स्टेट को क्या आप कहेंगे? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अर्थात हमारे यहां पर इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी किसके द्वारा चुना जाता है? इलेक्टेड बाय पीपल, नॉट कम्स फ्रॉम हेरिडेटरी सिस्टम, नॉट, यानी कि हेरिडेटरी वंशानुगत व्यवस्था से नहीं आता। ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय पीपल, अर्थात भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है वो भी जनता द्वारा चुना जाता है। और वो क्या होता है? गैर वंशानुगत तरीके से चुना जाता है। और कैसे? नॉन हेरिडेटरी बेसिस, नॉन हेरिडेटरी बेसिस, अर्थात गैर वंशानुगत तरीके से, योग्यता और समानता के सिद्धांत पर। तो प्यारे दोस्तों, कैसे जनता चुनती है? आप बोलेंगे कि जनता, हम तो वोट देते नहीं जब राष्ट्रपति का चुनाव होता। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप अपने प्रतिनिधियों को देते हो, एमएलए, एमपी, और वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो वो अलग बात है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मैटर नहीं करता। लेकिन हेड ऑफ स्टेट भी, सबसे बड़ा पोस्ट भी कैसे चुना जाएगा प्यारे दोस्तों?
आपका जनता द्वारा चुना जाएगा। तो दो चीजें मैंने आपको बताई कि जो ये प्रूव करता है कि इंडिया हैव पॉपुलर सोवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता रखता है, अर्थात अब आप कह सकते हो कि प्यारे दोस्तों। और दूसरा हम देख सकते हैं कि जब संसद यानी कि जो आपका सरकार का एक अंग है, विधायिका यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, प्यारे दोस्तों आपको यानी कि जब वो कानून बनाता है तो उस कानून पहले वो बिल होता है, विधेयक, और उस पर साइन होने के, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो कोई बिल विधेयक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जा रहा है? जनता द्वारा। तो क्या हो गया प्यारे दोस्तों, हम कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है। क्यों कहेंगे भारत एक राज्य है? क्योंकि भारत में जो संप्रभुता है वो किसके अंदर निहित है? लोगों के अंदर निहित है। बट प्यारे दोस्तों यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, इसको क्या कहा गया? एक किंगडम। किंगडम, किंगडम मीन्स क्या होता है प्यारे दोस्तों? राजशाही या राजतंत्र। राजतंत्र क्यों है राजतंत्र? और भारत के लिए मैंने अभी आपको क्या कहा? इंडिया इज ए स्टेट। इंडिया इज ए स्टेट यानी कि भारत एक राज्य है। तो राज्य है क्यों है? क्योंकि हमारे पास डिफाइंड एरिया है, निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है, और वो जो संप्रभुता है वो भी जनता के अंदर निहित है। क्लियर है? लेकिन प्यारे दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के पास क्या है? डिफाइन एरिया है, उनकी खुद की जनसंख्या है, सरकार भी है वहाँ पर। लेकिन प्यारे दोस्तों सरकार है और वो सरकार अपने निर्णय भी लेती है संप्रभु रूप से, सोवरेनिटी भी है। लेकिन प्यारे दोस्तों परंतु बट सोवरेनिटी इंक्लूड सोवरेनिटी नॉट इंक्लूड इन पीपल, लोगों में निहित नहीं है। क्योंकि प्यारे दोस्तों वहां पर जो आपका, यहां पर जो आपका हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट प्यारे दोस्तों जो राज्य का प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट, उसको आप बोलते हैं सम्राट अर्थात या महारानी। यानी कि मैं इसको आगे बता दूं तो प्यारे दोस्तों यूके में जो है क्या होता है? या तो एम्परर होता है, एम्परर या क्वीन होती है, क्वीन। और प्यारे दोस्तों राजा और या फिर रानी जो होती है वो कैसी होती है? वंशानुगत। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट आती है, ये अपॉइंट होती है, यह आती है कैसे? किस आधार पर? वंशानुगत आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ? संप्रभुता तो है लेकिन लोगों में निहित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग किसका, जो सबसे सर्वोच्च पोस्ट है, जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राज्य का प्रमुख है, उसका चुनाव नहीं करती। इसी वजह से उसको प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं? यूनाइटेड क्या है? ये एक किंगडम है। इट इज ए किंगडम, ये एक राजशाही का ही रूप है। जैसे कि आपने सुना होगा मुगल किसमें, आपका जो राजशाही मुगल काल में होता था, उससे पहले प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो आपका मौर्य काल में क्या होता था, है ना? या फिर आप देखेंगे उससे भी पहले चले जाएं तो मौर्य काल के बाद देखेंगे गुप्त काल में क्या होता था? राजशाही। तो उसको क्या बोलते थे? राजशाही। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंडिया एक स्टेट है, भारत एक राज्य है। क्यों है? तो इसका जो है मेन आपको मकसद वो भी बताया मैंने, किस वजह से कह सकते हैं आप राज्य। ठीक है, दूसरी बात, अब हम आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। आगे आपको हमें समझना चाहिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या फिर जो शासन जो है वो कितने प्रकार, कौन कौन से टाइप होते थे शासन के, है ना? जैसे आपने नाम सुना होगा धर्मतंत्र, राजतंत्र, अल्पतंत्र, कुलीन तंत्र, इस प्रकार के
अधिनायक तंत्र, तानाशाही, है ना, तानाशाही, और आप बोल सकते हैं अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें। हाँ, तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं, हम अभी इसके अंदर आज जो ये जो क्लास है इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं, एक तो सबसे पहले देखेंगे राजतंत्र। राजतंत्र, अभी मैं इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा प्यारे दोस्तों। राजतंत्र देखेंगे, उसके बाद हम धर्मतंत्र देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अल्पतंत्र देखेंगे, अल्पतंत्र क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ पर कुलीन तंत्र देखेंगे, कुलीन तंत्र, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कुलीन तंत्र के बाद आपका अराजकतावाद देखेंगे, ये क्या होता है। उसके बाद हम व्यक्तिवाद क्या होता है, व्यक्तिवाद क्या होता है। उसके बाद ये पांचवा हो गया। उसके बाद छठा देखेंगे कि आपका लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, राज्य, इसको देख लेंगे। उसके बाद इधर बता देता हूँ 8वें 9वें नंबर, 8वें नंबर पर समाजवाद क्या होता है। उसके बाद पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद देख लेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद आपका इन तंत्र के बाद जो है यहीं पर देख लेंगे आप लोकतंत्र भी देख लेंगे, लोकतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी। हाँ, इन प्रकार इनको सभी को हम देखने वाले हैं और इनमें ये देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है, आखिर इसको समझेंगे। तो पहला मैंने बताया आपको, इसको बोलते हैं किंगडम, किंगडम भी बोल देते हैं इसको, मोनार्की, मोनार्की भी कहते हैं इसको प्यारे दोस्तों, थियोक्रेसी बोलते हैं, थियोक्रेसी, इसको ऑलिग्रेसी, इसको आप जो कुलीन तंत्र है एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, एनार्किज्म, एनार्किज्म मतलब अराजकतावाद, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इसको वेलफेयर स्टेट, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर स्टेट। देन सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हम इसके साथ देखेंगे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसके बाद डेमोक्रेसी देख लेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज मैं कोशिश करता हूं आपके साथ ये बताने का कि भाई आपका किंगडम मैंने आपको बताया, तो इसके बाद हम जो है देखेंगे किंगडम, और किंगडम के फॉर्म भी देख लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या है, किंगडम एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द किंगडम, ठीक है। तो चलिए राजतंत्र देखते हैं प्यारे दोस्तों। राजतंत्र इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। राजतंत्र दैट मीन्स इसको राजशाही भी बोलते हैं, राजशाही, हाँ, अर्थात आप कह सकते हैं किंगडम, किंगडम एंड मोनार्की, मोनार्की। ये जो प्यारे दोस्तों मोनार्की, मोनार्की दो प्रकार की होती थी, दो प्रकार का। एक को बोलते थे
ओल्ड फॉर्म ऑफ मोनार्की, और एक जो अभी है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मोनार्की। प्रेजेंट फॉर्म अभी जो है प्राचीन हो गया या अब वाली आधुनिक। इसको प्यारे दोस्तों, ये जो ओल्ड फॉर्म होता था, ओल्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? राजशाही का पुराना रूप, राजशाही का पुराना रूप, ओल्ड फॉर्म ऑफ द किंगडम या मोनार्की। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल जो होता था वो होता था, आप देख सकते हैं कि मौर्य काल में जो राजा होता था, है ना, ये राजशाही का रूप है। गुप्त काल में जो राजा होता था, राजा जो होता था वो क्या है? गुप्त एज में। मुगल काल या फिर सल्तनत काल में जो रूप होता था उसको क्या बोलते थे? राजा बोलते थे। हाँ, किंगे है या नहीं है? ये क्या है? ओल्ड फॉर्म ऑफ द किंगडम। अभी हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी का जो है इसका उदाहरण हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल। अभी इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर किसको मोनार्की कह रहे हो? ये तो मैं डेफिनेशन तो दिया ही नहीं हूं। इसका उदाहरण क्या है? इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अभी फिलहाल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मिल जाएगा वो है आपका ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है। इसी प्रकार भूटान में भी आप देख सकते हो इसी प्रकार से, ठीक है। और भी डिफरेंट प्रकार के यहाँ पर जो है किंगडम के फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ओल्ड न्यू फॉर्म है। प्यारे दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं आखिर राजतंत्र का मीनिंग क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता था, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो राजतंत्र क्या है? राजतंत्र, इससे पहले मैंने आपको बता देता हूं प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, एक को एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक को जुडिशियल बॉडी। अर्थात ये कानून बनाता है, ये कानूनों को लागू करता है और न्यायपालिका उनका समीक्षा करती है। ये सरकार के 3 अंग हैं वर्तमान में। राजशाही की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। जो राजशाही होता था, राजतंत्र है, तो ये जो राजतंत्र है जिसको आप किंगडम कह रहे हैं या मोनार्की कह रहे हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। राज मतलब, ठीक है, राजा, राज, और दूसरा हो गया आपका तंत्र। दैट मीन्स राज मतलब राजा और तंत्र मतलब व्यवस्था। अर्थात आप ये कह सकते हो राज मीनिंग क्या हो गया? किंग, और तंत्र का मतलब क्या हो गया? सिस्टम। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं यहां पर कि राजा का तंत्र अर्थात सिस्टम ऑफ द किंग कॉल्ड किंगडम। राजा का तंत्र ही राजतंत्र कहलाता है। अब ये राजतंत्र का मतलब हुआ कि प्यारे दोस्तों, एक पूरा का पूरा समाज होगा किसी भी उसमें, ये पूरा का पूरा कहीं पर भी क्या होगा? एक सोसाइटी होगा, एक देश होगा, इसमें जनसंख्या रहती होगी। और इसमें प्यारे दोस्तों जो सेंटर पॉइंट है इस पूरे समाज का, इस पूरे सोसाइटी का, वो कौन है? किंग। दैट मीन्स किंग इज इन
द सेंटर। किंग क्या होता था? सत्ता का प्रमुख केंद्र होता था, मेन सेंटर ऑफ द पावर, है ना। दैट मीन्स ऑल पावर इंक्लूड्स इन द किंग। ये क्या है? केंद्र में है, सेंटर में है। तो क्या है? इसके पास है सारी की सारी सत्ता। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने भी कानून बनाए जाएंगे, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव बॉडी का जो काम करेगा या एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो काम करेगा या जुडिशियल बॉडी का जो काम करेगा, कौन करेगा? राजा। अर्थात कानून निर्माण कानूनों का क्रियान्वयन और इधर कानूनों की समीक्षा, अर्थात रिव्यू ऑफ द लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, फॉर्मेशन ऑफ द लॉ। किसको ध्यान में रखकर होगा? तो प्यारे दोस्तों, राजा को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण किया जाएगा। राजा को ध्यान में रखकर कानूनों को लागू किया जाएगा। राजा को ध्यान में रखकर कानूनों की समीक्षा की जाएगी। यानी कि राजा ही क्या है? सारी शक्तियों का उपभोग कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राजतंत्र, अर्थात राजा का तंत्र। ठीक है, अब इस पर आते हैं फिर से। अब बात करते हैं कि ये जो ओल्ड फॉर्म ऑफ द किंगडम है, माय डियर फ्रेंड्स, ओल्ड फॉर्म ऑफ द किंगडम, इसको आप बोलते थे, आप कह सकते हैं इसको एब्सोल्यूट किंगडम। ये किसका प्रकार है? इट इज ए टाइप ऑफ एब्सोल्यूट किंगडम। एब्सोल्यूट किंगडम अर्थात इसको निरंकुश राजशाही कह सकते हो। निरंकुश राजशाही, इसका मतलब क्या है कि प्यारे दोस्तों, राजा के ऊपर कोई सीमाएं नहीं है। राजा के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। राजा के अंदर सारी पावर इंक्लूड है। राजा को शक्तियों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। राजा की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। एब्सोल्यूट किंगडम अर्थात ये प्यारे दोस्तों क्या है जो आप देखते थे, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों पर लागू होता है कि राजा के ध्यान में रखकर ही कानून बनते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं निरंकुश राजतंत्र, एब्सोल्यूट किंगडम की बात कर रहा हूं। एब्सोल्यूट किंगडम में क्या होता था? राजा को कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, देयर इज नो कंट्रोल अपॉन किंग। राजा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। राजा की कोई लिमिटेशंस नहीं है। देयर इज नो एनी लिमिटेशंस ऑफ द किंग। राजा की कोई सीमा नहीं है। राजा के पास क्या है? एब्सोल्यूट पावर्स है। किंग हैव एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर, that means king enjoy the absolute power. The words of the king is law. राजा के शब्द ही कानून है। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ द किंगडम। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे दोस्तों, किंग इज द सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन। बट मेरे प्यारे दोस्तों, राजा के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। राजा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। राजा जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट किंगडम, या इसी को आप दूसरा नाम दे सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल किंगडम। अर्थात गैर संवैधानिक राजतंत्र। अर्थात मैं इसको कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि राजतंत्र का जो आपका ओल्ड फॉर्म है, जिसको आप निरंकुश राजतंत्र बोल रहे हैं, इसको आप गैर संवैधानिक राजतंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि राजा को रेगुलेट करने के लिए कोई बुक, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई संविधान एग्जिस्ट नहीं करता था। बट प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द किंगडम, जिसका उदाहरण आपका यूनाइटेड किंगडम है, मेनली यूनाइटेड किंगडम है, और भी जगह चलता है किंगडम का फॉर्म। यहां पर भी राजा है, आपने देखा होगा महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी है ना, तो ये क्या चला रहा है? वंशानुगत शासन चला रहा है। राजा ही क्या बोलता है, नया राजा बनता जाता है, वंशानुगत। तो प्यारे दोस्तों, किंगडम तो है ये जो आपका, लेकिन प्यारे दोस्तों ये एब्सोल्यूट किंगडम नहीं है। ये क्या है? जो न्यू प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द किंगडम है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द किंगडम, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, उदाहरण जो है यूके है। ये प्यारे दोस्तों जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द किंगडम है, पहली बात तो ये आपका एब्सोल्यूट किंगडम नहीं है। कैसा है ये? नॉन एब्सोल्यूट किंगडम। दैट मीन्स जब ये एब्सोल्यूट नहीं है तो राजा पर कुछ लिमिटेशंस लगी होंगी, राजा पर कोई सीमा लगा सकता है। तो राजा के ऊपर क्या है? क्योंकि नॉन एब्सोल्यूट नहीं है, दैट मीन्स हेयर is some limitations upon king। अर्थात राजा के ऊपर कुछ सीमाएं हैं, उसकी कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, जिनको वो नहीं उल्लंघन नहीं कर सकता, उल्लंघ नहीं सकता। दैट मीन्स राजा है सेंटर में, नो प्रॉब्लम, राजा किंग है सेंटर में, लेकिन प्यारे दोस्तों राजा के ऊपर भी एक सीमा लगी हुई है। इस सीमा तक आप काम कर सकते हो, इस सीमा के बाहर आप नहीं काम कर सकते। और ये सीमा क्या है? इस सीमा का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात राजा को नियंत्रित करने वाला, राजा की शक्ति को कंट्रोल करने वाला कौन है यहां पर? तो यहां पर प्यारे दोस्तों संविधान है, संविधान है। अब इसी वजह से दोस्तों लिमिट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से इसको प्रेजेंट जो फॉर्म ऑफ द मोनार्किज्म या फिर बोल सकते हैं किंगडम है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल किंगडम। कॉन्स्टिट्यूशनल किंगडम ये क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल किंगडम। ये एक प्रकार है किसका? संवैधानिक राजतंत्र का। यानी कि ब्रिटेन की महारानी बेशक वंशानुगत चुनी जाती हो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन वो एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय नहीं करती है, क्योंकि वो संविधान के अंतर्गत रहते हुए ही कोई काम या निर्णय ले सकती है, संविधान से ऊपर उठकर कोई काम नहीं कर सकती है। तो प्यारे दोस्तों मैंने आज आपको ये बताया कि भाई ओल्ड फॉर्म ऑफ द किंगडम एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द किंगडम क्या होता है, इसको हमने समझने का प्रयास किया। आगे देखते हैं, बाकी और पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है प्यारे दोस्तों, आज हम समझते हैं एनार्किज्म क्या है। व्हाट इज एनार्किज्म? पहले एनार्किज्म को समझ लेते हैं। अराजकतावाद, या अगर आप कहेंगे तो कुलीन तंत्र वगैरह भी देख सकते हैं। व्यक्तिवाद, कुलीन तंत्र, तो
ये भी देख सकते हैं किंगडम। चलिए पहले अराजकतावाद ही देख लेते हैं। अराजकतावाद, अराजकतावाद नहीं, अराजकतावाद नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। इन तंत्र को देख लेते हैं। जैसे राजतंत्र हो गया, उसके बाद जो दूसरा तंत्र आता है दोस्तों उसको बोलते हैं धर्म तंत्र। धर्म तंत्र अर्थात थियोक्रेसी। थियोक्रेसी। अब ये थियोक्रेसी क्या है प्यारे दोस्तों? जहां पर राजा सभ्यता के केंद्र में हुआ करता था, यहां पर राजा नहीं, अब सभ्यता के केंद्र में आ गया प्यारे दोस्तों धर्म। सब सेंटर में क्या आ गया? ये क्या है? इट इज सेंटर। और सेंटर में क्या आ गया यहां पर? धर्म, यानी कि रिलीजन। रिलीजन यहां पर सेंटर में आ गया। और क्या आ गया? रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक पुस्तक, चर्च। चर्च चर्च यानी कि आपका टेंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है? यानी कि यूरोप में चर्च बोल दिया, ठीक है? तो यानी कि मेन सेंटर क्या है? मेन सेंटर क्या है? धर्म। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। राजतंत्र में राजा महत्वपूर्ण था, लोग महत्वपूर्ण नहीं थे। लोग महत्वपूर्ण नहीं है भाई, राजा का जो तंत्र है वो तो राजा महत्वपूर्ण है, राजा है ना। यहां पर क्या है? यानी कि वह उसमें भी लोग महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर कौन हो गया? यहां पर धर्म महत्वपूर्ण हो गया। धर्म महत्वपूर्ण हो गया, यानी कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म सबसे ऊपर है। धर्म को सबसे ऊपर है, धार्मिक पुस्तकें सबसे ऊपर है, चर्च, मंदिर, मस्जिद सबसे ऊपर है। क्लियर है? तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर आपकी जुडिशियल बॉडी है, वो क्या करेगा? ये कानून निर्माण करता है, ये कानूनों का लागू करता है, कानूनों की व्याख्या करता है। इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका क्या करता है? कानून निर्माण। कार्यपालिका कानून क्या करेगा? लागू। और ये क्या करेगा? कानूनों को समीक्षा करेगा, रिव्यू ऑफ द लॉ। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ और रिव्यू ऑफ द लॉ। दैट मीन्स कि जितने भी कानून बनाए जाएंगे उनमें सबसे पहले धर्म को ध्यान में रखा जाएगा, धर्म को वरीयता दिया जाएगा, धर्म का कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। कानूनों को लागू भी किया जाएगा तो धर्म को ध्यान में रखकर कानूनी की समीक्षा की जाएगी तो धर्म के दायरे में ध्यान रखकर किया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? धर्म तंत्र बोलते हैं प्यारे दोस्तों। यानी कि धर्म तंत्र में भी जो जनता है वो क्या है? वो महत्वपूर्ण नहीं है। और जनता तो महत्वपूर्ण प्यारे दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जनता तो आपके इसमें राजतंत्र में भी नहीं थी। यहां पर क्या जनता महत्वपूर्ण है? जनता यहां पर महत्वपूर्ण है? नहीं प्यारे दोस्तों, यहां पर भी जनता महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार हमने धर्म तंत्र को भी देख लिया। अब देखते हैं कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र अर्थात एरिस्टोक्रेसी इसको बोलते हैं। कुलीन तंत्र मीन्स एरिस्टोक्रेसी। व्हाट डू यू मीन बाय एरिस्टोक्रेसी? इसमें प्यारे दोस्तों जो कुलीन तंत्र होता है, इस तंत्र के अंतर्गत जो कुलीन वर्ग है जिसको आप बोलते हैं हाई क्लास, ठीक है? कुलीन मतलब हाई क्लास, एरिस्टोक्लास, दैट मीन्स एरिस्टोक्लास। एरिस्टोक्लास मीन्स हाई क्लास, ठीक है? जो अपने आप को बोलते हैं कुलीन बोलते हैं, वही लोग इसमें शासन करते हैं। दैट मीन्स हाई क्लास का क्या होता है? इसमें रूल होता है, यानी कि रूल ऑफ हाई क्लास कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। इसका मतलब कि भाई
उच्च वर्ग, अभिजात्य वर्ग के लोग ही इसमें क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस हायर क्लास को ध्यान में रखकर ही हमारे सारे के सारे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और तीसरा क्या बताया आपका, रिव्यू, रिव्यू ऑफ द लॉज। दैट मीन्स प्यारे दोस्तों, जितने भी कानूनों का निर्माण किया जाएगा हायर क्लास को ध्यान में रखकर, आम जनता को नहीं। दैट मीन्स यहां पर जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल, उसकी कोई वैल्यू है? तो प्यारे दोस्तों कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कौन कर रहा है, कुछ राजतंत्र, मतलब राजा कह सकते हैं इसको, एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, मतलब कुलीन अपने आप को हायर क्लास, इसको कई बार कुलीन को क्या बोलते हैं, हायर क्लास, मतलब इसको हिंदी में अभिजात्य वर्ग भी बोल देते हैं, अभिजात्य, अभिजात्य वर्ग। तो अभिजात्य वर्ग एक ऐसा तंत्र जिसमें अभिजात्य वर्ग को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण, कानूनों को का क्रियान्वयन और कानूनों की समीक्षा की जाए, उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, कुलीन तंत्र बोलते हैं। प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आपका जो आता है वो आता है अल्पतंत्र, अल्पतंत्र। इसको आप बोल सकते हैं ओलिग्रेसी, ओलिग्रेसी, अल्पतंत्र। अल्पतंत्र में क्या होता है दोस्तों, इसका एक अन्य नाम भी है, इसको कई बार आप गुट तंत्र भी बोलते हैं, गुट तंत्र। गुट का मतलब होता है एक समूह, समूह का, है ना, या फिर समूह तंत्र, समूह तंत्र, गुट तंत्र, समूह तंत्र है। दैट मीन्स ओलिग्रेसी को क्या बोलते हैं, आपका जो मैंने बताया आपको, गुट तंत्र, समूह तंत्र। रूल ऑफ कह सकते हैं आप, सिस्टम ऑफ ए ग्रुप है, सिस्टम, सिस्टम ऑफ ए ग्रुप कह सकते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि प्यारे दोस्तों इसमें कुछ लोग, सम पीपल, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सब पीपल, एक ग्रुप, एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ सम पीपल क्या करते हैं, रूल करते हैं, शासन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, शासन करते हैं। लोगों का एक समूह जिसमें आपके 3 हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, एग्जाम्पल है। इतने लोग मिलकर किसी देश की शासन व्यवस्था को चला रहे होते हैं और उसको क्या बोलते हैं, अल्पतंत्र। दैट मीन्स ये जो शासन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों को ही ध्यान में रखकर प्यारे दोस्तों आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड रिव्यू ऑफ द लॉ होगा। अर्थात मैं ये कह रहा हूं, इन सब केवल और केवल कुछ लोगों को, इस ग्रुप को, इस ग्रुप के लोगों को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, कानूनों का निर्माण, कानूनों का लागू किया जाता है और कानूनों की समीक्षा किया जाता है। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्पतंत्र बोलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई अल्पतंत्र क्या होता है, ठीक है, और धर्मतंत्र ये हम सब देख चुके हैं। इसके बाद एक चीज और देखेंगे, इसके बाद देखेंगे दोस्तों लोकतंत्र। लोकतंत्र, हालांकि इसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपने देखेंगे ना तो किंगडम यानी कि आपके राजतंत्र में, ना कुलीन तंत्र में, ना धर्म तंत्र में, ना अल्पतंत्र में कहीं पर भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था, जनता महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन प्यारे दोस्तों लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अर्थात लोगों
लोगों का तंत्र, सिस्टम, सिस्टम ऑफ द पीपल, पीपल। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि सभ्यता के प्रमुख केंद्र में यहां पर कौन आ गया? तो यहां पर आ गया पीपल। मुख्य केंद्र में कौन आ गया? पीपल। इसका मतलब क्या होगा? अब जितना भी प्यारे दोस्तों कानून निर्माण किया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून निर्माण, वो किसको ध्यान में रखकर? जनता को ध्यान में रखकर। कानूनों को जो क्रियान्वित किया जाएगा वो किसको ध्यान में रखकर किया जाएगा? जनता को ध्यान में रखकर। कानूनों की समीक्षा जो की जाएगी प्यारे दोस्तों, जनता को ध्यान में रखकर। जनता कहां पर आ गया? सभ्यता के मुख्य केंद्र में, यानी कि जनता सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। तो प्यारे दोस्तों हमने इन तंत्र को देखा, तो जिसमें से मैंने आपको बता दिया है किस किस को देख लिया है, और लोकतंत्र को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने डिस्कस कर लिया था प्यारे दोस्तों, राजतंत्र हो गया, धर्मतंत्र हो गया, अल्पतंत्र हो गया, कुलीन तंत्र हो गया, राजतंत्र के टाइप भी हो गए, लोकतंत्र हो गया। कल हम करने वाले हैं प्यारे दोस्तों ये अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवाद और पूंजीवाद। 5 चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब, प्यारे दोस्तों आप सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका कोई सजेशन है या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, यू कैन कमेंट, ठीक है, रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स। तो लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि मैं देखेंगे आप यहाँ पर, मैं आपको मोस्टली जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ टेल मी, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।